पिछली कहानी में हमने सुना कि फैज़ल भाग भाग के रुकैया को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है और वहाँ रुकैया को देख कर उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो रुकैया को इतने दर्द में देखता है अपने सामने। और रुकैया उसे कुछ कहती नहीं है, लेकिन वो इशारों में शायद उसे कुछ कहना चाहती थी और उसकी आंखें वैसे बड़ी बड़ी होके कुछ ऐसा बता रही थी जो शायद अभी तक फैज़ल को नहीं पता है। खैर, फैज़ल रुकैया के पास आकर जब खड़ा हुआ था तो रुकैया बस फैज़ल को देखे जा रही थी और उसकी आंखों से ऐसे आंसू बहे जा रहे थे और देख के शायद उसे अच्छा भी लग रहा था, सुकून महसूस हो रहा था। इतने में फैज़ल जो था ना, वो रुकैया की नानी से पूछने लग गया कि आप मुझे बताइए ये सब कैसे हुआ और आपने कब देखा, मतलब इतनी बुरी हालत हुई है। तो उसकी नानी ने बोला कि बेटा वो तो मुझे पता नहीं, बट शाम के टाइम जब मैं इसके रूम में गई थी तो इसने ऐसे दवा खाई होगी या जो भी किया, बट वो दवाई का डिब्बा पूरा बिखरा हुआ था खाली, और ये पूरी तरह से बेहोश और ऐसे मुंह से झाग टाइप की निकल रही थी, मतलब बहुत अजीब सी कंडीशन में पड़ी हुई थी, बेहोश। इसीलिए मैं इसको उठा के फटाफट हॉस्पिटल लेके आई जिससे इसका इलाज हो सके। तो फैज़ल ने नानी को बोला कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसको देख कौन रहा है। तो नानी ने बोला कि अरे डॉक्टर मिश्रा इनको देख रहे हैं और कह रहे थे कि जल्दी रिकवर कर लेगी है। तो फैज़ल ने बोला कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस हॉस्पिटल में हमारी काफ़ी जान पहचान है, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ और जितनी जल्दी हो सके रुकैया को ठीक करे और जो भी पैसा लगेगा सब कुछ होगा, मैं वो सब कुछ एडजस्ट कर लूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है, बस रुकैया ठीक होनी चाहिए। और ये सब जो बातें हो रही थी फैज़ल की और उसकी नानी के बीच में, वो रुकैया सुन रही थी और रुकैया को पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे एक कोई प्यार नहीं करता, जैसे कि डेस्परेट हो जाता है कि कुछ भी हो जाए बस मुझे ये चाहिए, सब कुछ ठीक कर दो, है ना, वैसा। तो वो डेस्परेट था अपनी बातों से बहुत ज़्यादा। और जैसे उसने अपनी बात नानी से ख़त्म की, वो रुकैया की तरफ देखने लगा और बोला, तुम्हें किसने कहा था ये सब कुछ करने के लिए? तुम पागल हो क्या? कहीं तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता? तुमने एक बार भी नहीं सोचा? मतलब ये सब बोल के गुस्सा करने लग गया रुकैया पे बहुत ज़्यादा। और रुकैया को उसकी इसी अदा से और प्यार हो गया। मतलब रुकैया उससे ऑलरेडी प्यार करती थी और अभी रुकैया को लग रहा था कि उसको शायद कहीं ना कहीं फैज़ल को उसकी इम्पोर्टेंस का एहसास हुआ और इसीलिए वो इतना डेस्परेट है कि मतलब कैसे भी बस रुकैया ठीक होनी चाहिए। अब इसी बीच में फैज़ल ने जब रुकैया का ऐसे क्वेश्चन वाला चेहरा देखा था तो उसको बोला कि तुम कुछ कहना चाहती हो, कुछ बताना चाहती हो। तो रुकैया कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसने इशारा किया कि मतलब ऐसे करके कि मुझे पेन ला के दो। पेन और पेपर मांग रही थी, वो कुछ लिख के बताना चाहती थी। तो फिर फैज़ल ने फटाफट पेन और एक पेपर दिया। अब रुकैया जब तक लिखने लग गई तब तक फैज़ल ने नानी को बोला कि आप 2 मिनट इसको देखो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ और ये क्या बताती है, आप पेपर पे जो भी लिख के देती है आप मुझे बताना। तो नानी ने बोला ठीक है जाओ। और जैसे ही फैज़ल निकला डॉक्टर से बात करने के लिए हॉस्पिटल में, और रुकैया इधर लिख रही थी जो भी उसे लिखना था पेपर पे, तभी रुकैया देखती है कि सामने जो उसका रूम था हॉस्पिटल में, वहाँ पर रज़िया आती दिखाई दे रही थी उसे। और रज़िया को देखते रुकैया बहुत ज़्यादा डर गई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि रुकैया को तो पता ही था कि रज़िया के साथ क्या हुआ है, क्योंकि रुकैया ही रज़िया को लेकर गई थी उस मज़ार पे। तो जैसे ही उसने देखा ना, फटाफट पेपर छुपाया अपने बिस्तर के नीचे और रज़िया दूर से आई और जैसे थोड़ा सा रूम के पास में आई, बहुत तेज़ से चिल्लाने लग गई, क्यों किया तुमने रुकैया ऐसा? क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी पराई हो गई थी कि तुमने मुझे अपना दर्द बताना भी ठीक नहीं समझा और तुम खुद को मारना चाहती थी? पागल हो गई हो क्या? ये वो करके बहुत चिल्लाने लग गई और कस के गले लगाने लग गई रुकैया को। अब रुकैया को तो पता था कि जो रज़िया है वो अपने होश में नहीं रहती, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि रज़िया रुकैया को इतना मतलब प्यार दिखा रही थी, बहुत कहने लग गई कि मतलब तुम कभी मुझे छोड़ के मत जाना, तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, सब कुछ। जबकि इससे पहले कभी रज़िया ने ऐसा बिहेव नहीं किया था रुकैया के साथ में, और मतलब ठीक था सब कुछ, लेकिन इतना घनिष्ठ मित्रता नहीं थी उनकी। और इसी बीच में कहने लग गई कि तुम मरने की अब सोचना भी मत, मैं तुम्हारे प्यार के बारे में सब कुछ जानती हूँ और तसल्ली करो, मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार दिला के रहूँगी, तुम्हारा प्यार तुम्हें ज़रूर मिलेगा। अब रुकैया का प्यार कौन था? फैज़ल। और ये बात कैसे पता चली रज़िया को? मतलब रुकैया ने कभी बोला नहीं फैज़ल को और फैज़ल ने कभी समझा नहीं रुकैया के प्यार को, तो ये बात किसने बताई, है ना? लेकिन रुकैया को लगा कि जिन है, मे बी उसको सब कुछ पता होगा, तो इसलिए अब रुकैया ने तो कुछ नहीं बोला, वो बस डर रही थी रज़िया से कि पता नहीं गले लगाते लगाते कहीं गला ही ना दबा दे। तो वो मतलब बस अपनी जान की बचाने के लिए मतलब प्रे करती जा रही थी।
और रज़िया भी मतलब उससे बातें करने लग गई और ये सब बोल के प्यार व्यार वाली बात उठ के वहाँ से जाने लग गई। अब इसी बीच में चलते हैं कहानी में दूसरी तरफ, जहाँ पर जो फैज़ल के अब्बू सुल्तान थे, वो अपने बेटे की हरकत बहुत मतलब वियर्ड देख रहे थे ना उसी दिन जब शादी हुई थी। तो वो उस दिन से ही बहुत परेशान थे। मतलब कहते हैं ना, बाप बाप होता है, कितना भी छुपा लो बाप को सब समझ में आता है। तो वो समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ हुई है साथ में इसके, और कुछ अनबन सी है मतलब इनके बेटे और इनकी बहू के बीच में। तो उसका पता लगाने के लिए वो सब जगह जा रहे थे। अब इसी बीच में वो पहले सोचने लग गए कि कैसे और पता करूं, किससे पता करूं। अब सुल्तान सब जगह देखते रहे, ढूंढते रहे मतलब बहुत दिन तक कि किससे बात करूं, क्या बात करूं। लेकिन उन्होंने सोचा कि एक काम करता हूं, रज़िया के घर पे जाता हूं। और उसकी माँ ने इतनी जल्दी शादी करी थी, मतलब उसके जो पापा थे वो कुछ दिन पहले एक्सपायर हुए थे, लेकिन फिर भी आनंद फानंद में शादी कर दी, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं थी। ये सब जानने के लिए वो फटाफट जो रज़िया थी उसके मायके चले गए। और जैसे रज़िया के मायके गए, वहाँ पर मतलब अभी ही रिसेंटली डेथ हुई थी उसके पापा की, तो काफ़ी सारे रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा रहता था। और उसकी अम्मी भी सबसे मिलने के लिए अभी शायद उनको अलाउड नहीं था या कुछ था, मतलब वो अपना लोगों से मिलती नहीं थी, बस जो औरतें होती थी ना उनसे ही मिलती थी। तो जब वो गए रज़िया की अम्मी से मिलने के लिए, तो फिर रज़िया की चाची बोलने लग गई, हाँ समधी जी बताइए कैसे आना हुआ। मतलब ऐसे इतने बेशरम रिश्तेदार नहीं होते, लेकिन स्टोरी है तो चल जाता है, ठीक है। तो वो सुल्तान जो थे वो बोलने लग गए कि नहीं बस ऐसे ही, अगर रज़िया की अम्मी से बात हो जाती तो अच्छा होता। तो उन्होंने बोला कि रज़िया की अम्मी तो अभी पर्दे में है, वो आपसे बात नहीं कर सकती। आप अगर मुझे बता सकते तो वो मैं शायद आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। तो फैज़ल के अब्बू ने बोला कि नहीं आप एक बार प्लीज़ उनसे मेरी बात करवा दीजिए, मुझे कुछ जानना है उनसे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ कि बस आप दूर दूर से बात कर लीजिएगा, वो आपके सवालों का जवाब देंगी, लेकिन डायरेक्टली आपके सामने नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा हाँ ये भी चलेगा। शुक्रिया उक्रिया बोल के उनका वेट करने लग गए, रज़िया की अम्मी का। अब रज़िया की अम्मी आई, उनसे बात शुरू हुई। तो सुल्तान ने पूछा कि क्या आपकी बेटी को इशू है, क्या प्रॉब्लम है, जो मतलब जब से मेरे बेटे की लाइफ में आई है उसकी ज़िंदगी मतलब इतना हंसता खेलता लड़का मेरा था, और वो कितना अब आजकल तो सहमा सहमा रहता है और बिल्कुल बदल गया है, तो क्या दिक्कत है। फिर रज़िया की अम्मी बोलने लग गई कि आप प्लीज़ यहाँ से तुरंत चले जाइए, और अगर आपको सच पता चलेगा तो आपकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी, आप जैसे आए थे वैसे वापस जाइए। तो फैज़ल के अब्बू रज़िया की अम्मी से बोलने लग गए कि मैं बिना पूरी बात जाने यहाँ से नहीं जाऊँगा, मेरी जान को चाहे कुछ भी खतरा हो, लेकिन मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूँगा, आप मुझे बताइए क्या हुआ है। तो जब रज़िया की अम्मी ने सुना कि मतलब ये इतनी ज़िद्दी टाइप के हैं और नहीं जा रहे वहाँ से, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, 2-4 घर छोड़ के मतलब जो रज़िया के चाचा हैं वो रहते हैं, आप जाके उनसे बात करो, लेकिन यहाँ पलट के वापस मत आना, वरना आपकी जान को भी खतरा होगा और मैं हर बार अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहती। तो उसके अब्बू समझ गए कि जैसे रज़िया के पापा एक्सपायर हुए थे और तुरंत शादी करवा दी रज़िया की अपनी सेहत का बहाना देख के, वैसे ही शायद कुछ हुआ होगा, या जिन जैसे इसकी बात कर रही है कि जिन आपको पकड़ लेगा बोल रही है इनडायरेक्टली, तो मतलब कहीं ना कहीं इसके पति को रज़िया ने ही मारा है, मतलब रज़िया के अंदर जो जिन था उसने मारा है। अब ये सब बातें सोचते हुए बाहर उन्होंने पैर रखे अपने घर के और रज़िया के चाचा के घर की तरफ बढ़ गए। अब सुल्तान जब रज़िया के रिलेटिव के यहाँ पहुँचा पूरी कहानी जानने के लिए, तो वो जो रिलेटिव थे वो सुल्तान को बाहर से ही पूछने लग गए, क्या हुआ जनाब आज इधर कैसे। तो सुल्तान ने बोला कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो उन्होंने बोला कि हाँ बताइए क्या हुआ है, कैसे मदद करूँ आपकी। तो उन्होंने बोला कि हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं और ऐसी ऐसी बात है, और मुझे रज़िया की अम्मी ने बोला है कि आपको सब कुछ पता है, तो आप मुझे शुरू से सब बताइए जिससे मैं अपने बच्चों की मदद कर सकूं। तो पहले जो वो रिलेटिव थे वो घबरा रहे थे बताने में, बट कुछ सोचते समझते उन्होंने बात शुरू की। ये आज से लगभग 20 साल पहले की बात है, जब शबनम 17 साल की थी, और जो शबनम का स्कूल था वो एक पुराना हॉस्पिटल तोड़कर बनाया गया था, और शायद उस हॉस्पिटल के जो बाजू में ना एक जगह खाली पड़ी थी। लोग बताते थे कि वहाँ पर पहले लाशों के पोस्टमार्टम किए जाते थे, और वो स्कूल था, बहुत सारे बच्चे आते थे। अब कुछ कुछ बच्चों को शौक़ होता है ना, डरावनी जगह अगर सुन भी लेते हैं तो वो उसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो कुछ वैसी ही शबनम भी थी। एक बार की बात है, शबनम अपनी क्लासेस पूरी करके बगल वाले जो मतलब जहाँ पे लोग बताते थे कि पोस्टमार्टम होता था, उन वाले रूम्स में जाके देखना चाहती थी कि वहाँ पे है क्या। अब धीरे धीरे वो रूम्स के रास्ते पे आगे बढ़ रही थी। काफ़ी अंधेरा था जो अंदर रूम थे उनमें,
और काफ़ी पुराना भी था, मतलब आसपास में सब खंडहर खंडहर सा था और लगा था सालों साल कोई यहाँ पे आता ही नहीं है कभी। लेकिन शबनम को ये सब मतलब अच्छा लग रहा था, इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसी में से उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम रिया था। वो शबनम को जैसे ही आगे बढ़ता देख रही थी तो खटाखट खुद भी आगे बढ़ रही थी कि अच्छा इसके आगे रूम में क्या है, इसके आगे रूम में क्या है। अब पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जैसे ही वो अगले रूम में गई ना, 2 रूम छोड़ के, एकदम से बहुत तेज़ किसी के चीखने की आवाज़ आई और उसके बाद रिया ना वापस आई, ना वहाँ थी, कुछ भी नहीं। और रिया चीखी बस एक बारी, तभी जो बच्चे पीछे रह गए थे साथ में शबनम के थे, उससे थोड़ा मतलब और पीछे, वो भाग के गए टीचर के पास और बोलने लग गए कि सर आपने मना किया था, फिर भी मतलब ये बच्चों की टोली वहाँ पे गई थी और एक्सप्लोर करने के नाम पे रिया पता नहीं क्या हुआ है, अंदर से बहुत तेज़ चीखी और हमें आगे कुछ नहीं मालूम है अभी तक क्या हुआ कैसे। तो फिर टीचर जल्दबाजी में भागते भागते 2-3 लोगों को पहुँचे स्कूल के पीछे जो मतलब एरिया था यहाँ पे, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि शबनम वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है और रिया जिस रूम से गायब हुई थी उस रूम में रिया का कोई नामो निशान नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ज़मीन में एक बहुत गहरा सा गड्ढा हुआ था। ऐसा लगा था जैसे कोई किसी को खींच ले गया हो, मतलब खींचने के निशान टाइप के थे। और शबनम को तो होश ही नहीं था, बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। अब टीचर उसको उठा उठा के वहाँ से लेके आए, थोड़ा मुँह वगैरह पे पानी डाला कि थोड़ा होश में आए और पूछूँ इससे क्या हुआ है। खैर शबनम को उस दिन के बाद से कभी ठीक से होश नहीं आता था, मतलब वो ज़्यादातर चौकी सी रहती थी, रोती रहती थी कि मतलब उसे कोई दिखता है, कोई डराता है। अब बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और उसी सब चक्करों में शबनम की ज़िंदगी बहुत ख़राब हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा। अब एक बारी की बात है कि एक बार एक मौलवी साहब को बुलाया गया और सब लोग समझ गए थे कि शबनम के ऊपर कोई ऐसी बुरी शक्ति का साया है। तो जैसे ही मौलवी साहब आए उन्होंने मतलब बहुत सारे मतलब जो भी मतलब होता है ना रिचुअल्स किए और फिर शबनम को एक ताबीज़ दिया कि इसको हमेशा अपने गले में बांध के रखना है, इसे कभी मत खोलना, अगर ये एक बार भी खुल गया तो तुम्हें फिर कोई नहीं बचा पाएगा। क्या शबनम ने उनकी बात मानी और ताबीज़ वगैरह अच्छे से बांधे रखा। कुछ साल बीत गए थे और शबनम की शादी भी हो गई और शादी के कुछ साल बाद उसको एक प्यारी सी बच्ची भी हुई। और अभी कुछ महीने पहले ही शबनम इस घर में वापस आई थी जहाँ से मतलब वो जिन का मैटर हुआ था और पता नहीं कैसे जो शबनम की बच्ची थी ना उस पर वो जिन लग गया और वो जिन लगने के बाद से वो भी अपनी माँ की तरह हरकतें करने लग गई। तो इसी सब चीज़ों को दिखाने के लिए रज़िया साथ में गई थी रुकैया के और कहते हैं कि शबनम जब जिन के कब्ज़े में थी तो रुकैया और ये रज़िया मिलके उसकी फ़ोटो वोटो खींच रहे थे और उसी की वजह से रज़िया को जिन ने पकड़ लिया, कुछ हुआ। लेकिन हाँ, उस दिन के बाद से जो शबनम की बच्ची थी ना वो बिल्कुल ठीक है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी प्रॉब्लम्स को निकाल के किसी और शरीर में डाल दिया या फिर वो शायद चली गई छोड़ के, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, उसे अब कोई इशू नहीं होता। तो सुल्तान समझ गया था कि 100% ये वही बात सच है कि जिन जो था शबनम की बच्ची के शरीर में वो कहीं ना कहीं अब इसके पीछे लग गया रज़िया, और अगर रज़िया के पीछे लगा हुआ है तो फैसल जो कि उसका इतना प्यारा बेटा है वो उसका भी दुश्मन होएगा क्योंकि वो तो उसका शौहर है, तो कैसे छोड़ देगा उसे। तो ये सब सोचते हुए मतलब सुल्तान ने अपने पैर पीछे खींचे, बस उसे कैसे भी अपने बेटे की जान बचानी थी और वो वहाँ से निकल गया। अब इस स्टोरी में आगे क्या होगा ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना अगर यार बोर नहीं हो रहे हो तो, और सब्सक्राइब कर देना। अच्छा हाँ, अगर बोर हो रहे होगे तो मुझे बताना, मैं स्टोरी कोई और कुछ टाइम के लिए अपलोड करूँगी, और अगर नहीं हो रहे हो तो भी बता देना।